नमस्कार, पेश है न्यूज रफ्तार से। दिल्ली पुलिस ने स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को मध्य दिल्ली में कार्यक्रम करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। अधिकारियों ने बताया है कि सांप्रदायिक सौहार्द बरकरार रखने के लिए कार्यक्रम को अनुमति देने से इनकार किया गया है। इससे पहले विश्व हिंदू परिषद ने शहर के पुलिस प्रमुख को पत्र लिखकर कार्यक्रम को रद्द करने का अनुरोध किया था। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि मध्य जिले की पुलिस ने लाइसेंसिंग इकाई को भेजी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि उक्त कार्यक्रम से क्षेत्र में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका है। हम आपको बता दें कि मध्य दिल्ली के एसपीएम सिविक सेंटर के सी ब्लॉक स्थित केदारनाथ साहनी प्रेक्षागृह में 28 अगस्त रविवार को फारूकी का कार्यक्रम आयोजित होने वाला था। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को हैदराबाद में पूर्व क्रिकेटर मिताली राज से भेंट की। उल्लेखनीय है कि नड्डा एक दिन के दौरे पर तेलंगाना आए हैं। भाजपा सूत्रों ने बताया है कि यह मुलाकात पार्टी के जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत हुई है। नड्डा ने ट्वीट किया, पूर्व क्रिकेटर मिताली राज के साथ अच्छी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिल रहा है। उन्होंने मोदी जी द्वारा दिए गए व्यक्तिगत समर्थन और मार्गदर्शन की सराहना की। उल्लेखनीय है कि मिताली राज ने हाल में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। गोवा की एक अदालत ने बीजेपी की नेता सोनाली फोगाट की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों को शनिवार को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। अंजुना पुलिस ने शनिवार को आरोपी सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह को मापुसा शहर की अदालत में पेश किया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अदालत ने दोनों को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। हम आपको यह भी बता दें कि गोवा पुलिस ने सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह को कथित तौर पर मादक पदार्थ की आपूर्ति करने वाले एक व्यक्ति और उत्तरी गोवा के एक रेस्तरां मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया है। इन 2 गिरफ्तारियों के साथ ही इस मामले में पुलिस हिरासत में लिए गए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 4 हो गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता को लेकर जारी अनिश्चितता के कारण राज्य में गहराते राजनीतिक संकट के बीच सोरेन और सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायक शनिवार को 3 बसों में सवार होकर रांची से अज्ञात स्थल के लिए निकल गए। 3 बसों में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों के साथ सुरक्षाकर्मी भी मौजूद थे। नई उभरती परिस्थितियों से निपटने की रणनीति तैयार करने के वास्ते मुख्यमंत्री आवास पर सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों की तीसरे दौर की मैराथन बैठक के तुरंत बाद यह राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया। आज की बैठक में सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायक अपने सामान के साथ पहुंचे थे। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने भारत के 49वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शनिवार को शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित संक्षिप्त समारोह में न्यायमूर्ति ललित को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण करने के बाद न्यायमूर्ति ललित ने शपथ रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने उन्हें बधाई दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और किरेन रिजिजू समेत कई केंद्रीय मंत्री इस समारोह में शामिल हुए। न्यायमूर्ति ललित से पहले प्रधान न्यायाधीश के रूप में सेवाएं देने वाले न्यायमूर्ति एन.वी. रमण भी इस मौके पर मौजूद थे। न्यायमूर्ति ललित ने शपथ ग्रहण करने के बाद अपने 90 वर्षीय पिता और उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश उमेश रंगनाथ ललित समेत परिवार के अन्य बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद दिया। प्रधान न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति ललित का कार्यकाल 74 दिन का होगा। वह 65 वर्ष के होने पर इस साल 8 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे। विश्व फुटबॉल की संचालन संस्था फीफा के अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने के फैसले को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रशंसकों की जीत करार दिया है। उल्लेखनीय है कि फीफा ने एआईएफएफ पर 11 दिन पहले तीसरे पक्ष के अनुचित प्रभाव के कारण लगाए गए प्रतिबंध को हटा लिया है, जिसे भारत को इस साल अक्टूबर में महिला अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी की मंजूरी भी मिल गई है। अनुराग ठाकुर के मंत्रालय ने फीफा और उच्चतम न्यायालय के बीच समन्वय बिठाकर प्रतिबंध को हटाने में अहम भूमिका निभाई। पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस पार्टी से अपने 5 दशक पुराने संबंध खत्म करने के एक दिन बाद केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि आखिरकार गुलाम नबी ने भी खुद को आजाद कर ही लिया। कांग्रेस को 2020 में अलविदा कह बीजेपी में शामिल हुए सिंधिया ने शनिवार को पत्रकारों से कहा, जहां तक कांग्रेस की बात है, यह तो कई महीनों और सालों से स्पष्ट है कि उसकी अंदरूनी स्थिति क्या है। उन्होंने कहा, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और सकारात्मक सोच और विचारधारा के साथ विकास और प्रगति में लगा हूं, लेकिन जरूर कहीं न कहीं अंत में गुलाम नबी जी भी स्वयं आजाद हो चुके हैं। नागर विमानन मंत्री सिंधिया ने अपनी पहचान बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में बताते हुए कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। अमेरिका के न्याय मंत्रालय ने एफबीआई के उस हलफनामे का खुलासा किया है जिसमें देश के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मार-ओ-लागो स्थित आवास की तलाशी को उचित ठहराया गया है। सार्वजनिक किए गए इस दस्तावेज में बहुत से संशोधन किए गए हैं और कई पन्नों पर काले निशान लगाए गए हैं। इसमें पूर्व राष्ट्रपति के फ्लोरिडा स्थित आवास पर गोपनीय रखी गई बेहद संवेदनशील जानकारियां हैं। इस दस्तावेज से पता चला है कि ट्रंप के पास बहुत से गोपनीय दस्तावेज थे जो कि वह अनुचित तरीके से अपने साथ ले गए थे। लंबे समय तक खराब फॉर्म में रहने का प्रभाव विराट कोहली के मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ा है और इस पूर्व भारतीय कप्तान ने स्वीकार किया है कि एशिया कप से पहले 1 महीने के लंबे विश्राम के दौरान उन्होंने अपने बल्ले को छुआ तक नहीं था। कोहली ने लगभग 3 साल से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कोई शतक नहीं लगाया है और इस खराब फॉर्म का असर उन पर पड़ा है। उन्होंने खुलासा किया है कि अपनी मानसिक मजबूती दिखाने के प्रयास में कुछ अवसरों पर उन्होंने दिखावे का जोश दिखाया। इस पूर्व भारतीय कप्तान ने स्टार स्पोर्ट्स के एक कार्यक्रम में कहा, मुझे यह स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है कि मैं मानसिक रूप से कमजोर पड़ गया था। उन्होंने कहा, पिछले 10 वर्षों में पहली
पहली बार मैंने 1 महीने तक अपने बल्ले को छुआ तक नहीं। मुझे यह एहसास हुआ कि मैं कुछ अवसरों पर दिखावे का जोश दिखा रहा था। हम आपको बता दें कि कोहली ने इंग्लैंड दौरे के बाद विश्राम ले लिया था तथा वह वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे दौरे पर नहीं गए थे। घरेलू वाहन विनिर्माता टाटा मोटर्स की योजना नए उत्पाद लाने और मौजूदा मॉडलों का दायरा बढ़ाने की है, ताकि अन्य ब्रांडों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच वह एसयूवी श्रेणी में अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखे। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कंपनी पंच, नेक्सन, हैरियर और सफारी जैसे लोकप्रिय मौजूदा मॉडलों में कुछ अतिरिक्त सुविधाओं के साथ नए संस्करण लेकर आने की योजना पर काम कर रही है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।